आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इससे भी क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये टॉपिक को करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस टॉपिक को पूरे डीपली करने वाले हैं। और ये भी बता दें कि ये खान सर का क्लास नोट्स के माध्यम से हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं टू दी पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं इनका जो कार्यकाल रहा वो 269 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। ये ईस्वी जो है याद रखिएगा, ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं तो याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पूछा गया है, पहला पॉइंट बताया गया है कि इनका जन्म जो है 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। तो सम्राट अशोक का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ? 304 ईसा पूर्व में। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके पिता का नाम बिंदुसार था। तो अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था और माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी। ठीक है, जिसे धर्मा के नाम से जाना जाता था। तो सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता था? धर्मा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दी थी। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो अपने कितने भाइयों को उन्होंने हत्या किया था? तो 99 भाइयों को हत्या किया था। वह कुआं जो है आज भी पटना के आगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। जिस कुआं में सम्राट अशोक ने अपने भाइयों को मार कर डाला था, उस कुआं जो है आगम कुआं नामक स्थान पर स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होगा और डीपली पढ़ने वाले हैं, इससे एक भी क्वेश्चन आपको छूटने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि 269 ईसा पूर्व में अशोक ने अपना राज्याभिषेक कराया। तब से पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ? तो 269 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तथा कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। तो याद रखिएगा। तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसल पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। तो कलिंग आक्रमण की जो जानकारी कहाँ से मिलता है हमको? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंद था। तो कलिंग का राजा कौन था उस समय? नंद था। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं, कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और अशोक ने युद्ध नीति का सदा त्याग दिया और भैरी घोष के स्थान पर धम्मा घोष की स्थापना किया। तो कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का जो है हृदय परिवर्तित होता है और उसने युद्ध नीति का सदा त्याग करता है और भैरी घोष के स्थान पर धम्मा घोष की स्थापना करता है। नेक्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। तो ऐसा माना जाता है अशोक ने हाथी प्राप्त करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। कलिंग आक्रमण के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट है, इसे बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा उसके भतीजे निग्रोध से मिली, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। देखिए, बौद्ध धर्म अपनाने की जो प्रेरणा किससे उसको मिला था? उसके भतीजे अशोक के भतीजे निग्रोध से मिला था और बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दिया था उन्हें अशोक को, वो उपगुप्त ने दी थी। नेक्स्ट है, अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था। तो अशोक शुरुआत में कौन सा धर्म मानता था? ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में वह बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो शुरुआती में कौन सा धर्म मानता था? ब्राह्मण धर्म। और जो कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। अशोक का जो बौद्ध धर्म था उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी
भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। लेकिन बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था अशोक, ठीक है, लेकिन राजकीय धर्म को घोषित नहीं किया था। नेक्स्ट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये भी याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र को और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था अशोक ने, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक, तो कौन सी जगह पर किन्हें भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है महेंद्र और संघमित्रा, जैसे कि ऊपर ही पढ़ चुके हैं, ये कहाँ इन्हें भेजा गया था, श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद है महाधर्म रक्षित, इन्हें भेजा गया था महाराष्ट्र में। फिर है सोना तथा उत्तरा, यह इन्हें स्वर्ण भूमि भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए। उसके बाद है महारचित, इसे यवन देश भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए। उसके बाद महादेव को मैसूर भेजा गया था, कहाँ, मैसूर। उसके बाद दो और है, उन्हें भी देख लेते हैं। मझियम्मा को भेजा गया था हिमालय क्षेत्र में। उसके बाद है मझिन्तिक, इन्हें कश्मीर और गंधार भेजा गया था धर्म प्रचार के लिए। तो ये था, ये टेबल को एक बार आप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रह सके, ठीक है। इन्हें कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इन्हें याद करना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, सॉरी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है देखिए, बोला गया है बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपना राज अभिषेक के 8वें वर्ष से ही धर्म यात्रा प्रारंभ की। उनकी यात्रा के क्रम इस प्रकार है, देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने अपना राज अभिषेक के 8वें वर्ष से ही वो धर्म यात्रा प्रारंभ की थी। और यात्रा का जो क्रम यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले वो बोध गया जाते हैं, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी नगर, कपिलवस्तु और सारनाथ, फिर श्रावस्ती जाते हैं। तो ये जो क्रम है ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ ली जाते हैं क्रम को, तो ध्यान में रखिएगा इसे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, अशोक ने अपना शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की और उसके बाद 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम गया और उसे कर मुक्त कर दिया तथा केवल 1/8 भाग ही कर लेने की घोषणा किया। तो यह भी याद रखिएगा कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी, उसके बाद वह 20वें वर्ष लुम्बिनी नामक ग्राम गया और उसे कर मुक्त कर दिया था और केवल 1/8 भाग ही कर लेने का घोषणा किया था। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका अध्यक्ष मोगलीपुतिस था। कौन था? मोगलीपुतिस। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, डबल स्टार लगा सकते हैं कि अशोक के काल में तीसरी बौद्ध संगति कब हुआ? तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुतिस था। याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीलंका के राजा ने सिंधाली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो श्रीलंका के राजा ने सिंधाली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु अर्थात वह किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अशोक जो था किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। नेक्स्ट जो है, अशोक के समय मुद्राएं सोने यानी स्वर्ण, चांदी, करसपन एवं तांबे, काकनी आदि के होते थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अशोक के समय जो मुद्रे थे सोने के, स्वर्ण थे और चांदी करसपान के थे एवं तांबे काकनी आदि के होते थे। नेक्स्ट है, देख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान दिया था। तो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान दिया था। उनका जो नाम है, पहला का नाम है सुदामा, दूसरा का कर्ण, तीसरा का चौपड़ और चौथा का विश्व झोपड़ी। तो ये नाम याद रखिएगा। ये सब गुफा कहाँ है?
तो बराबर की पहाड़ियों में है और ये कहाँ स्थित है, गया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आजीविकों के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। तो आजीविकों के लिए नागा अर्जुन जो गुफा है दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसकी उत्तराधिकारी कुणाल था। इसका उत्तराधिकारी कौन था, कुणाल था, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक की 5 पत्नियां। अशोक की 5 पत्नियां था, यहाँ पे देख सकते हैं असंधिता, देवी, करुवती और पद्मावती और नित्यारक्षक थी। ये 5 पत्नियां था अशोक का, जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव कारुवकी का था। तो अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था, तो कारुवकी का था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कारुवकी के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग दिया था। तो कारुवकी के कहने से अशोक ने क्या किया था, युद्ध त्याग दिया था। नेक्स्ट है कल्हन के पुस्तक राजतरंगिणी से पता चलता है कि उसका उत्तराधिकार कश्मीर पर भी था। अशोक ने कश्मीर में झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि कश्मीर का स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने किया था। और कश्मीर कहाँ पे है, तो झेलम नदी के तट पे है। तथा नेपाल में ललितपत्तनम और देवपत्तनम नामक नगर बसाया था। तो याद रखिएगा ललितपत्तनम और देवपत्तनम नगर किसने बसाया था, तो सम्राट अशोक ने बसाया था। नेक्स्ट है अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। तो अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया था। नेक्स्ट है अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस द्वारा या दयाबाहु से मिली थी। तो अशोक को अभिलेख लिखने की जो प्रेरणा था इराक के राजा डेरियस, जिसे दारा भी कहा जाता था, या दयाबाहु से मिला था। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। तो अशोक के अभिलेखों की जो भाषा था प्राकृतिक था, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहला है ब्राह्मी लिपि। क्या था, ब्राह्मी लिपि। यह सर्वाधिक भारत में मिले थे। ये सबसे अधिक कहाँ मिला था, भारत में मिले थे। इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था ब्राह्मी लिपि को। दूसरा जो है देखिए खरोष्ठी लिपि है। खरोष्ठी लिपि यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में मिले। इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। किस तरीके से लिखा जाता था, दाईं से बाईं ओर। और कहाँ ये मिला था खरोष्ठी लिपि, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मिला था। उसके बाद है तीसरा अरमाइक लिपि। कौन सा लिपि, अरमाइक। ये अफगानिस्तान से मिला था। कहाँ से मिला था, अफगानिस्तान से। उसके बाद है ग्रीक लिपि। कौन सा लिपि, ग्रीक लिपि। ये अफगानिस्तान के उत्तर सीमा से मिला था। तो ग्रीक लिपि अफगानिस्तान के उत्तर सीमा से मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक के शिलालेख को पहली बार टी फेंथलर ने 1750 ईस्वी में खोजा। तो अशोक के अभिलेखों को पहली बार टी फेंथलर ने 1750 ईस्वी में खोजा था। तो नाम और ये ईस्वी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिपे को मिला। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिपे को मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम या प्रियदर्शी देवों का पसंद लिखा है। तो अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम जो है देवनाम या प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक के मसक्की, नेदर तथा उदगेलना अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से अभिलेखों में अशोक का नाम स्पष्ट अशोक लिखा गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा मध्य प्रदेश के गुर्जरा में, कर्नाटक
के मशक्की में नेदर तथा उदेगेलना अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक की मशक्की नेदर तथा उदगेलना अभिलेखों, सॉरी इसको रिपीट कर रहे हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, भब्रू अभिलेखों में अशोक के लिए मगध सम्राट नाम प्रयोग हुआ है। तो भब्रू अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम प्रयोग हुआ है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, असम से अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। असम से अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिला, जिससे यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से बाहर था। नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के शिलालेखों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, इसे बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित किया गया है। दूसरा है स्तंभलेख, इसमें दीर्घ स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख में विभाजित किया गया है। तीसरा है गुहालेख, यह गुफाओं में लिखे जाते थे। गुहालेख को कहाँ लिखा जाता था? गुफाओं के अंदर लिखा जाता था। शिलालेख भी बता चुके हैं कि बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख में भी से शिलालेख को विभाजित किया गया है। स्तंभलेख, इसमें दीर्घ स्तंभ एवं लघु स्तंभलेख विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अशोक के चतुर्दश शिलालेख। अशोक के चतुर्दश शिलालेख के बारे में पढ़ना है। तो पहला है प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाया गया है और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये लिखा गया है। तो प्रथम शिलालेख में क्या किया गया है? इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगाया गया है और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ऐसा लिखा गया है। दूसरा जो द्वितीय शिलालेख है उसमें लिखा गया है, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है, साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांडे, श्रीलंका, केरल पुत्र, सत्य पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। नेक्स्ट है तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकार रज्जुक, युक्त और प्रदेशक का चर्चा किया गया है, जो धम्मा के प्रचार के लिए थे। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय उत्तराधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर पाँचवें वर्ष दौरा पर जाएं और उसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित है। तो तृतीय अभिलेख में इसमें अशोक ने 3 अधिकतर रज्जुकु, युक्त और प्रदेशक का चर्चा किया है, जो धम्मा के प्रचार के लिए थे। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर 5वें वर्ष दौरा पर जाएं और इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम भी निर्देशित है। चौथा जो है यहाँ पे देख सकते हैं चतुर्थ शिलालेख, इसमें भैरी घोष युद्ध के स्थान पर धम्मा घोष बौद्ध की नीति चर्चा किया गया है चतुर्थ शिलालेख में। नेक्स्ट है, यह है 5वां शिलालेख। कौन है? 5वां शिलालेख, इसमें धम्मा महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। तो 5वां शिलालेख जो है, इसमें धम्मा महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था उल्लेख है। छठा जो है, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं और इसमें आत्मा नियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। तो 6वां अभिलेख में जो है अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। इसमें आत्म नियंत्रण संबंधित शिक्षा भी दिया गया है। नेक्स्ट है 7वां
शिलालेख। इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की भी चर्चा की गई है। 8वां शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें अशोक के धम्मा यात्रा की चर्चा है, जो इसमें राज अभिषेक के 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो 8वें शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक के धम्मा यात्रा की चर्चा है, जो इसके राज अभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ होती है। राज अभिषेक के 10वें वर्ष गया जाते हैं और राज अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं। ठीक है, तो इसमें यह चर्चा किया गया है 8वें शिलालेख में। 9वां जो है, 9वां शिलालेख में इसमें अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया और इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख किया है। 10वां जो है, 10वां शिलालेख, इसमें धम्मा के महत्व के बारे में चर्चा है। इसमें सम्राट अशोक ने आदेश जारी किया कि राजा तथा उच्च राज्य अधिकारी हमेशा की प्रजा के हित में के बारे में सोचें। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है 11वां है, 11वां शिलालेख। इसमें कहा गया है कि अशोक कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। तो इसमें 11वें शिलालेख में कहा गया है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। 12वां शिलालेख जो है, इसमें कहा गया है, इसमें स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है। तो इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है एवं हर प्रकार की विचारों में सम्मान की बात कही गई है। उसके बाद है 13वें शिलालेख। 13वें शिलालेख में कहा गया है, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है तथा साथ ही सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की भी वर्णन है। साथ ही पड़ोसी राजाओं के संबंध पर भी उल्लेख है। ठीक है, 14वां शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने कहा है कि मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं जो इसमें नहीं लिखे गए हैं और इसके लिए लिखने वाले जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। ठीक है, तो ये कौन सा शिलालेख में लिखा गया है? 14वें शिलालेख में लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि एक साइड आपको शिलालेख दिया गया है, फिर लिपि, उसके बाद स्थान, कि कौन सा शिलालेख कहाँ है और कौन सी लिपि में लिखा गया है। तो पहला है शहबाजागढ़ी। शहबाजागढ़ी ये है जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है और ये कहाँ है? पेशावर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। उसके बाद है मनसेहरा। मनसेहरा जो है, जो शिलालेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है और ये मनसेहरा कहाँ है? तो हज़ार जिला पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है सासाराम। सासाराम का शिलालेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और कहाँ भी पड़ता है? रोहतास जिला बिहार, जो कि भारत में ही पड़ता है, आपको पता होगा। उसके बाद धौली। धौली जो है, धौली शिलालेख, वो भी ब्राह्मण लिपि में लिखा गया है, ब्राह्मी लिपि में, और ये कहाँ पड़ता है? पुरी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। येरागुड़ी, येरागुड़ी ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और ये कहाँ पड़ता है? चित्तलदुर्ग, मैसूर में पड़ता है। पालिक गुंडू, पालिक गुंडू ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और ये कहाँ पड़ता है? अभिमठ, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। बैराट या भबरू ये ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है। उसके बाद है कलसी। कलसी जो है ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ये देहरादून उत्तरांचल में पड़ता है। उसके बाद है गिरनार। गिरनार जो है ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और ये जूनागढ़ के पास कठियावाड़ा गुजरात में पड़ता है। ठीक है, तो 9 तक हो गया है, आगे और देख लेते हैं। उसके बाद है गिरनार, जो ब्राह्मी लिपि जूनागढ़ कठियावाड़ गुजरात में पड़ता है, ये पढ़ लिए हैं। धौली, धौली भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ये जो है उड़ीसा में पड़ता है, पूरी उड़ीसा में। सोपारा, सोपारा जो है ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, थाने के पास महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद जौगढ़, जौगढ़ जो है ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और ये गंजाम जिला उड़ीसा में पड़ता है। रूपनाथ, रूपनाथ शिलालेख जो है ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। उसके बाद एरागुड़ी, एरागुड़ी ये भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और ये कुर्नूल आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है शहबाजागढ़ी और मनसेहरा जो है ये दोनों खरोष्टी लिपि में है और बाकी जो सारा शिलालेख है जो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है।
और आपको बताया गया था कि सबसे ज़्यादा जो भारत में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे बताया गया है कि अशोक के स्तंभ लेख, लघु अभिलेख, इसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है भब्रू अभिलेख। क्या है? भब्रू अभिलेख। राजस्थान के भब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। तो कौन सा अभिलेख में पूछा जा सकता है कि कौन सा अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है? तो भब्रू अभिलेख में उन्होंने बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भब्रू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्मा और संघ का चर्चा किया है। तो भब्रू अभिलेख में ही बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्मा और संघ की चर्चा की गई है। नेक्स्ट जो है अशोक के 7 अभिलेख, 7 स्तंभ लेख, लघु अभिलेख मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले उनके बारे में पढ़ना है। पहला जो है रुमनदेई अभिलेख। रुमनदेई अभिलेख यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है जो अरमाइक लिपि में है। तो जो रुमनदेई जो है कौन सी लिपि में लिखा गया था? अरमाइक लिपि में लिखा गया था। और कहाँ मिला? ये अफगानिस्तान के कंधार में मिला था। यह सबसे छोटा अभिलेख है। यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी यहाँ पे अशोक के 7 अभिलेख पढ़ेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है दूसरा कौशाम्बी अभिलेख। ये यूपी, इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुवकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी की अभिलेख कहते हैं। और अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित करा दिया, इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टोपरा अभिलेख, जो कि हरियाणा में पड़ता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित किया है। कहाँ किया था? तुगलकाबाद में, टोपरा अभिलेख को। नेक्स्ट है मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख ये भी यूपी में पड़ता है। पहले यह मेरठ में था, फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया। उसके बाद है रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख यह बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 में करलायल ने किया। ठीक है। तो रामपुरवा अभिलेख कहाँ है? बिहार के चंपारण में है। और इसका खोज कब हुआ? 1872 में। और किसने किया? तो करलायल ने किया। ठीक है, याद रखिएगा नाम। उसके बाद है छठा लौरिया नंदगढ़। लौरिया नंदगढ़ ये बिहार के चंपारण में ही ये भी स्थित है, लौरिया नंदगढ़ अभिलेख। उसके बाद है लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज यह बिहार के चंपारण में है। तो यहाँ पे 3 जो है रामपुरवा अभिलेख और लौरिया नंदगढ़ अभिलेख और लौरिया अरेज, ये सब है चंपारण में। ये तीनों अभिलेख कहाँ हैं? बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो है पॉइंट यहाँ पे देखिए सर-ए-कुन अभिलेख यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। तो सर-ए-कुन अभिलेख जो है अफगानिस्तान के कंधार से मिला है जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा है कि संसार के सभी मानव मेरी संतान यानी पुत्र है। मैं एक माँ की भांति उसके संसारिक तथा परलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा है कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को योगधाम को देकर निश्चय हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजू को नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें बताया गया है कि राजू अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। तो राजुक जो होते थे अच्छे व्यक्ति को क्या कर सकते थे? पुरस्कृत कर सकते थे और गलत व्यक्ति को दंडित करते थे। नेक्स्ट है अशोक के गुहा लेखों की संख्या 3 है जो बिहार में गया के निकट बराबर की पहाड़ी की गुफा में स्थित है। ये 3 गुफाएं हैं। इनमें स्थित गुहा लेखों में आजीविकों को दिए गए दान का उल्लेख मिलता है। ये पीछे भी पढ़ चुके हैं और यहाँ भी बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। एक लास्ट यहाँ पे पॉइंट बचा हुआ कि अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर
उत्तर प्रदेश या के चुनार से मिला। देखिए अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर चुनार से मिले थे। कहाँ से मिले थे? चुनार से। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट पॉइंट है और नेक्स्ट जो टॉपिक है अशोक धर्म से संबंधित अशोक की धम्मा यात्रा। इसमें क्या बताया गया है वो आपको पढ़ना है कि अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्मा कहते हैं। और अशोक का धम्मा स्वनियंत्रण पर आधारित था। तो अशोक का जो धम्मा था कैसा था? स्वनियंत्रित पर आधारित था। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि अशोक की धम्मा की परिभाषा रहलो वधसूत्र से ली गई है। अपने आप को नियंत्रित करना धम्मा नीति का मूल्य सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में धम्मा के गुणों यहाँ पे गुण देखिए क्या क्या है? सत्यवादिता, पवित्रता, साधुता, मृदुता, दान, दया, कल्याण को बताया है। तो अशोक ने अपने दूसरे एवं सातवें स्तंभ लेखों में धम्मा के गुणों को बताया है। और ये कौन कौन से गुण थे यहाँ पे आपको पढ़ के दिखा चुके हैं। नेक्स्ट है अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे। तो देखिए अशोक ने कहा है कि व्यक्ति जो है अपने माता पिता की आज्ञा माने और व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर भी करे। नेक्स्ट है व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे। व्यक्ति जो हो दास तथा सेवकों के प्रति क्या होना चाहिए? उदार होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। यानी अशोक कहते हैं व्यक्ति को जियो और जीने दो का भी पालन करना चाहिए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो था कृषि था, पशुपालन, कारखाना और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। ठीक है, तो मौर्यकालीन आपको पीछे भी पढ़ा चुके हैं वीडियो में। तो अगर वो मौर्य काल के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसके प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। तो मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि भी कहा जाता था। नेक्स्ट जो है निजी भूमि को भाग कहा जाता था। मौर्य काल में निजी भूमि को भाग कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है बिना वर्षा के अच्छी खेती को आदेव मृतक कहा जाता है। तो उस समय जो था बिना वर्षा के अच्छी खेती को आदेव मृतक कहा जाता था। नेक्स्ट है इस समय भूमि का उत्पादन का 1/6 कौटिल्य के अनुसार 1/6 यानी 1/6 कौटिल्य के अनुसार और 1/4 मेगास्थनीज के अनुसार लिया जाता था। तो देखिए दोनों जो थे कौटिल्य थे और मेगास्थनीज, ये अपने अपने पुस्तक में ये बोले थे कि उत्पादन का 1/6 भाग लिया जाता है, ये कौटिल्य ने कहा, और मेगास्थनीज कहते थे कि 1/4 भाग अपने उत्पादन का 1/4 भाग लिया जाता था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बताया गया है कि बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग होता था। बिक्री कर जो होता था उसका 10वां भाग लिया जाता था कर के रूप में। नेक्स्ट है भूमि माप वाले कर को रज्जू कहा जाता था। भूमि माप वाले कर को क्या कहा जाता था? रज्जू कहा जाता था। नेक्स्ट जो है धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? बलि। नेक्स्ट है चारगाह कर को विविध कहा जाता था। चारगाह कर को क्या कहा जाता था? विविध कहा जाता था। नेक्स्ट है अकाल के समय कोई भी कर नहीं लिया जाता था। तो अकाल के समय कोई भी कर नहीं लिया जाता था। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे मौर्यकालीन मुद्राएं। मौर्यकालीन मुद्राएं देखिए मौर्य काल के राजकीय मुद्रा जो था पन थी। कौन थी? पन थी, जो चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो मौर्य काल में राजकीय जो मुद्रा था पन था, जो चांदी का होता था। नेक्स्ट जो है मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी को रुद्रदर्शक कहा जाता था। नेक्स्ट है इस समय चांदी की मुद्रा को करसपन कहा जाता था। तो इस समय जो चांदी की मुद्रा था उसको क्या कहा जाता था? करसापन कहा जाता था। नेक्स्ट है
इस समय सोने के सिक्के को स्वर्ण या एवं निष्क कहा जाता था। तो उस समय मौर्यकालीन में जो सोने के सिक्के चलते थे उसे स्वर्ण या निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट है, तांबे के सिक्कों को इस समय मशक या काकनी कहा जाता था। तो तांबे के सिक्कों को इस समय क्या कहा जाता था? मशक या काकनी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे जो है मौर्यकालीन संगठन, यहाँ पे पढ़ लेते हैं मौर्यकालीन संगठन कौन कौन से संगठन था। पहला जो है श्रेणी, श्रेणी यह शिल्पकारों का संगठन था। तो श्रेणी कैसा संगठन था? शिल्पकारों का संगठन था। दूसरा निगम, यह व्यापारियों का संगठन होता था। निगम जो होता था व्यापारियों का संगठन होता था मौर्य काल में। तीसरा है शर्तवाह, शर्तवाह यह कारवां या काफिल का संगठन होता था। क्या होता था? यह कारवां या काफिल का संगठन होता था। नेक्स्ट है मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था। तो मौर्य काल में कैसा सैन्य व्यवस्था उसके बारे में पढ़ना है। तो मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय अस्थायी तथा अस्थायी दो प्रकार के सैनिक होते थे। तो मौर्य काल में जो था अस्थायी और अस्थायी दो प्रकार के सैन्य व्यवस्था मौजूद था। नेक्स्ट है रुद्र क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। तो रुद्र क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला जो अधिकारी होता था उन्हें नायक कहा जाता था। मौर्य काल की सेना को नंदों से 3 गुनी थी। तो मौर्य काल की जो सेना था नंदों से 3 गुनी थी, यानी 3 गुना ज़्यादा सेना रखते थे मौर्य काल में। नेक्स्ट है कौटिल्य ने सेना को 3 श्रेणियों में बांटा था। पहला है पुश्तैनी सेना, दूसरा है भटक सेना और तीसरा है नगरपालिका सेना। तो देखिए बताया है कि जस्टिन ने कहा है कि मौर्यकालीन की सेना डाकुओं का एक गिरोह था, लेकिन जस्टिन कहते हैं कि मौर्य काल की जो सेना था डाकुओं का एक गिरोह था। दूसरा पॉइंट है मेगास्थनीज के अनुसार सेना का रख रखाव 6 समितियां जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे जिसके द्वारा किया जाता था। तो मेगास्थनीज के अनुसार सेना का जो रख रखाव था 6 समितियों के द्वारा किया जाता था और प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, उनके द्वारा ही सेना का रख रखाव किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। तो देखिए मौर्यकालीन प्रशासन एवं केंद्रीय शासन था। तो मौर्यकालीन का जो प्रशासन था कैसा था? केंद्रीय प्रशासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती थी। तो राजा को सलाह देने के लिए क्या था? मंत्री परिषद मौजूद था। नेक्स्ट है उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। तो उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था? महामात्र भी कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। जासूसों के लिए 4 शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जासूस के लिए कितने शब्द का प्रयोग किया है? 4 शब्द का प्रयोग किया गया है। सॉरी रुक जाइए, फिर कट गया है। यहाँ पे देखिए पढ़ना है अर्थशास्त्र में उल्लेखित तीर्थ। अर्थशास्त्र में उल्लेखित तीर्थ यानी शीर्ष अधिकारी के नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला अमात्य, अमात्य जो होता था प्रधानमंत्री होता था। उसके बाद दूसरा है पुरोहित, पुरोहित जो होता है धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। सेनापति, सेनापति जो था सैन्य विभाग का प्रधान होता है। युवराज, युवराज मतलब कि राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है, द्वारिक मतलब होता है राज दरबार या राजकीय द्वार का रक्षक। फिर है अंतर्वेदिका, अंतर्वेदिक यह अंतःपुर का अध्यक्ष होता था, अंतःपुर का अध्यक्ष। सहमर्ता, सहमर्ता का मतलब होता है आय का संग्रहकर्ता, आय का संग्रहकर्ता सॉरी। फिर है संधिता, संधिता जो कि राजकीय घोष का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए प्रशस्ता जो होता था कारागार का अध्यक्ष होता था। और प्रदेशिष्ट जो होता है कमिश्नर होता था। पौर का मतलब होता है नगर का कोतवाल। व्यवहारिक का मतलब होता है प्रमुख न्यायाधीश जो कि न्याय देने वाला होता था। नायक का मतलब होता है नगर रक्षा का अध्यक्ष, नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मंतिक, कर्मंतिक जो होता था उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष होता था। और मंत्री परिषद मतलब कि मंत्री परिषद ये अध्यक्ष को कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद है दंडपाल, दंडपाल जो होता था सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला होता था, सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला होता था। नेक्स्ट जो है दुर्गपाल जो होता था राजकीय दुर्ग रक्षक होता था। और अंतपाल जो होता था सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था।
अब यहाँ पे बताया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पहले इनके चरित्र को जांचा या परखा जाता था, उसे ही उपाध या परीक्षण कहा जाता था। यानी मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति के पहले उनके चरित्र को जांचा या परखा जाता था और उसे ही उपाध परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? उपाध या उपाध परीक्षण कहा जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो अशोक के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो था ग्राम था और ग्रामों की मुखिया ग्रामीण कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ग्रामीण कहलाते थे। नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अध्यक्ष। इनकी जो संख्या थी 26 थी। क्या कितना थी? 26। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है सीता अध्यक्ष, ये कृषि विभाग का होता था। उसके बाद करा अध्यक्ष खनन विभाग का। तीसरा जो था लक्ष्मण अध्यक्ष, ये मुद्रा विभाग का होता था। रचिन जो होता था पुलिस विभाग होता था। उसके बाद पांचवा जो है धर्मस्थली, दीवानी या न्यायालय या धन का होता था। उसके बाद है छठा जो है कंटक सौदर्य, ये फौजदारी न्यायालय अपराध का अध्यक्ष होता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंटक सौदर्य जो होता फौजदारी या न्यायालय का अध्यक्ष होता था। उसके बाद सतमा जो है गुड़ पुरुष, ये गुप्तचर होता था। संस्था जो होता था अस्थाई गुप्तचर अध्यक्ष होता था। संचार जो होता था चल्यमान गुप्तचर अध्यक्ष होता था। उसके बाद अंटविक जंगल का अधिकारी का अध्यक्ष होता था। समाहर्ता जो होता था, समाहर्ता और टैक्स कर का अध्यक्ष होता था। उसके बाद ब्राह्मण जो है सनी धाता, ये कोषाध्यक्ष का अध्यक्ष होता था। तो इस तरीक़ा से आप पूरे टेबल को आप याद रख लीजिए, ये पूछे जाते हैं। एक बार आप देख सकते हैं, टोटल स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। आगे देखिए मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलता था। यह मंडल 6 समितियों में विभक्त होता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल चलता था। यह मंडल 6 समितियों में विभक्त होता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था यहाँ पे है कि मौर्य काल में सम्राट सर्वोच्च न्यायालय तथा अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था। देखिए मौर्य काल में सम्राट सर्वोच्च न्यायालय तथा अंतिम न्यायालय का न्यायाधीश था और ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था जहां वृद्धजन अपना निर्णय लेते थे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय राजधानी में स्थित होता था। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित होता था? राजधानी में। नेक्स्ट है मुख्य न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। मुख्य न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? धर्माधिकारी कहा जाता था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 2 प्रकार का न्यायालय होते हैं। पहला है धर्म अस्थाई या दीवानी। इसके द्वारा दीवानी तथा विवाह संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता था। ठीक है, तो दीवानी में क्या किया जाता था? इसके द्वारा ही दीवानी तथा विवाह संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता था। दूसरा जो है कंटक शोधन या फौजदारी, इसके द्वारा फौजदारी तथा मारपीट जैसी समस्याओं का निपटारा होता था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 2 प्रकार का न्यायालय था। पहला था धर्म अस्थाई जिसे दीवानी भी कहा जाता था और दूसरा था कंटक शोधन जो फौजदारी था। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ठीक है, अशोक के काल में जनपदीय न्यायालय को क्या कहा जाता था? राजुक कहा जाता था। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में गुप्तचर से संबंधित महामात्यसार कहा जाता था। तो गुप्तचर व्यवस्था में मौर्य काल में गुप्तचर से संबंधित महामात्य कहा जाता था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गुड़ पुरुष तथा उनके प्रमुख अधिकारी के सर्प महामत्य कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र के गुप्तचरों को गुड़ पुरुष तथा उसके प्रमुख अधिकारी के सर्प महामत्य कहा जाता था। ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है संचार। इसमें जो व्यक्ति जगह जगह जाकर गुप्तचरी करता था
तो संचार जो होता था इसमें क्या था, जो व्यक्ति जगह जगह जाकर गुप्तचरी करता था यानी जासूसी करते थे। उसके बाद है संस्था। संस्था एक जगह संगठित होकर गुप्तचरी करना होता था। अब यहाँ पे बताया गया है गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी। तो गुप्तचर के अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस भी थी, जिसे अर्थशास्त्र में आरक्षिण कहा गया है। अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, आरक्षिण कहा गया है। नेक्स्ट जो है आगे देखिए, मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्यकालीन वास्तुकला, तो मौर्य काल में क्या क्या वास्तुकला था उसके बारे में पढ़ना है। तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना के कुम्हारार से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। तो मौर्य काल में लकड़ी के भवन प्राप्त हुए हैं और जो वर्तमान में पटना के कुम्हारार से मिलता है। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। नेक्स्ट जो है, अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया है जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनाया है जो कि सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। नेक्स्ट जो है, अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया है जिस पर 4 पत्थरों के सिरों को एक ही जगह रखा है जो अहिंसा का सूचक है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला यक्ष एवं याचनी की मूर्ति। तो मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला है, यह यक्ष एवं याचनी की मूर्ति है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं किंतु पाटलिपुत्र में से एक भी अभिलेख नहीं मिला। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले किंतु पाटलिपुत्र से एक भी अभिलेख नहीं मिला है। नेक्स्ट है, स्तूप की संरचना। स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना जिसे अंड कहा जाता है। अंड के ऊपर एक धज्जे जैसी संरचना होती है जिसे धार्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मिक कहते हैं। हार्मिक में से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते हैं। यष्टि पर 3 छतरियाँ लगी होती थी। कितनी छतरियाँ लगी होती थी, 3 छतरियाँ लगी होती थी। उपरोक्त संरचना के चारों तरफ घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। चारों ओर घूमने के लिए यानी स्तूप के चारों ओर घूमने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है। इस संपूर्ण संरचना के चारों ओर एक वेदिका होती थी जहां तोरण द्वार प्रवेश द्वार बनाया जाता था। ठीक है। तो प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, तोरण द्वार भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, स्तूप के विभिन्न अंगों का अर्थ। जैसे तोरण जो होता था, तोरण द्वार स्तूप के चारों ओर प्रवेश द्वार बने होते थे जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेशों से फैलने का प्रतीक होता, बुद्ध के संदेशों से फैलने का प्रतीक है। उसके बाद वेदिका। स्तूप के चारों तरफ एक घेरा बनाया जाता था जिसे वेदिका या रेलिंग कहा जाता था जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों या पट्टिकाओं का बना होता था। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती है। उसके बाद है अंड। यहाँ पे देखिए, अंड जो था शांति का प्रतीक होता था। चौथा है हार्मिक। हार्मिक जो था देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक है। हार्मिक जो होता था देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक होता था। 5वां है छत्र। बुद्ध के विचारों भिक्षुओं का प्रतीक है जैसे श्रद्धा, सम्मान, उदारता। ठीक है, ये होता था। तो ये चारों 5 जो है 4-5 जो पॉइंट दिया गया है स्तूप से संबंधित, आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है सामाजिक जीवन। यहाँ पे सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सामाजिक जीवन। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया किंतु यह दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देवनाम प्रियदर्शी जोड़ा जो संस्कृत भाषा का है। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताए। ठीक है। नेक्स्ट है, अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को
गया की 4 गुफाएं दिया। अशोक ने अजीवक संप्रदायों के भक्तों को कितने गुफाएं दिया था? 4 गुफा दान में दिए थे। उसके बाद है अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ एवं कर्मकांड पर रोक लगा दिया, जिस कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आई थी। नेक्स्ट है मौर्य काल में दास का प्रचलन था। मौर्य काल में क्या था? दास का प्रचलन था। इस समय स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, स्त्रियां पुनर्विवाह कर सकती थी और इस समय जो विधवा स्वतंत्र रूप से जीवन यापना करती थी छंद या वासिने कहा जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला रूपजीवा कहलाती थी। इनके कार्यों का देखरेख गणिक का अध्यक्ष करते थे। इनका देखरेख कौन करता था? गणिक का अध्यक्ष करते थे। नेक्स्ट है इस समय तलाक को मोक्ष कहा जाता था। इस समय जो था तलाक को क्या कहा जाता था? मोक्ष कहा जाता था। नेक्स्ट है इस वंश में प्रथम बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु की पंजीयन किया गया था। इस वंश में प्रथम बार लोगों का जन्म एवं मृत्यु का क्या किया गया था? पंजीयन किया गया था। इस काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना स्तंभ है। नेक्स्ट है इस काल में पाटलिपुत्र नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा गया है। इस काल में पुत्र नगर को क्या कहा गया है? नगरों की रानी कहा गया है। नेक्स्ट है इस समय महल मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था। इस काल का एग्रोनोमोई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। तो इस काल में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट है परिशिष्ट पर्वन जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का वर्णन मिलता है। तो परिवृष्ट वर्णन जैन ग्रंथों में समुद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का वर्णन मिलता भी है। लास्ट है इस काल का राज्य अभिषेक वर्ष आषाढ़ जुलाई में आरंभ होता है। तो इस काल का राज्य अभिषेक राजकोषीय वर्ष आषाढ़ यानी जुलाई से आरंभ होता था। अब है यहाँ पे प्रशासनिक ढांचा। प्रशासनिक ढांचा है मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। इसके नीचे युवराज होते थे। नेक्स्ट है प्रांत का शासन प्रांतपति का पास था, यानी प्रांत का शासन जो था प्रांतपति के पास होता था। 20 यानी जिला 20पति के नियंत्रण में रहता था। 10 गांवों का छोटा मालिक या गोपा होता था, यानी 10 गांवों का छोटा मालिक या गोपा होता था, जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जो ग्रामीण यानी मुखिया के नियंत्रण में रहती थी। नेक्स्ट है इस समय न्यायाधीश को रजकू कहा जाता था। इस समय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? रजकू कहा जाता था। उसके बाद है मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय 5 हो गई, जो निम्न है यहाँ पे दिया गया है। तो मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय में 5 हो गया था। यहाँ पे टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखिए प्रांत या चक्र, उसके बाद राजधानी और प्रमुख स्थल। कलिंग का जो राजधानी था तोसल या धौली था और प्रमुख स्थल कलिंग ही था। दूसरा है अवंती। क्या है? अवंती राष्ट्र, जिसका राजधानी उज्जैनी थी। ये जो प्रमुख स्थल अभी जो है मालवा, राजपूताना, गुजरात और कठियावाड़ा पड़ता है। उसके बाद प्रासी या पूर्वी प्रांत, ये इसका राजधानी पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र, जो कि बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद है चौथा उत्तरापथ का जो राजधानी था तक्षशिला था। कहाँ था? तक्षशिला, जो कि पड़ता है गंधार, कंबोज, पंजाब, कश्मीर और अफगानिस्तान। पांचवा है दक्षिणापथ, इसका राजधानी है स्वर्णगिरी। कहाँ है? स्वर्णगिरी। और इसका जो क्षेत्र पड़ता है विंध्य के दक्षिण क्षेत्र, विंध्य का दक्षिण क्षेत्र। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, इस समय सबसे प्रांतों का चक्र कहकर संबोधित किया जाता था। इस समय प्रांतों को चक्र कहकर क्या किया जाता था? संबोधित किया जाता था। प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या आर्यपुत्र अथवा राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासकों को कुमार या आर्यपुत्र एवं राष्ट्रिक कहा जाता था।
प्रांतों के विभाजन विषय में होता था। तो प्रांतों का विभाजन किस में होता था? विषय में होता था, जो विषयपति के अधीन होता था। नोट में यह बताया गया है श्रीलंका का राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। देखिए, श्रीलंका जो था राजा अशोक के उपदेश का पालन करते थे, किंतु श्रीलंका जो था अशोक के अधीन नहीं था, याद रखिएगा। अब है अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारी हमें बताया गया कि 332 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई और इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। कौन बैठा? कुणाल। अशोक के पौत्र दशरथ ने 8 वर्ष तक शासन किया और अशोक की भांति उन्होंने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी तथा आजीवक संप्रदाय के भी साधुओं के लिए गया जिला में नागा अर्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट है अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग्य नहीं था और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक भी था। नेक्स्ट है इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र करा लिया था। तो इसके शासनकाल में क्या था? कलिंग नरेश जो था खारवेल ने कलिंग नरेश खारवेल जो था कलिंग को मगध से स्वतंत्र करा लिया था। नेक्स्ट है बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। बृहद्रथ का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था, जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना शुंग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का स्थान पर किस वंश का स्थापना किया? शुंग वंश का स्थापना किया था। अब यहाँ पे बताया गया है कि मौर्य वंश के पतन के कारण क्या हो सकते थे। तो अशोक का युद्ध नीति का त्याग देना। दूसरा, अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना। दूसरा है अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। नेक्स्ट है पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का अयोग्य होना, साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार से लुप्त हो गए थे। नोट में बताया गया कि मौर्य काल में वर्षा की शुरुआत आषाढ़ यानी जुलाई महीने से होती थी। ये भी ध्यान में रखिएगा। और इस प्रकार यह चैप्टर का अंत हो गया और नेक्स्ट जो चैप्टर है ब्राह्मण साम्राज्य को पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।